नदी, पेड़, पौधे, धरती, गगन, इन सभी को अगर भगवान ने जुबान दी होती तो वे अपना दुख, खुशी, गम बांटते तो क्या होता? सोचा है कभी आपने? शायद शर्म से सिर झुक जाता हम सबका। आइए आज सुनते हैं पानी की कहानी, पानी की जुबानी। फिर मुझे मत कहना कि मैंने कहा नहीं था, पानी ने मुझसे कहा। मैं पानी, पृथ्वी का जीवन, जल ही जीवन है। मैं बारिश, नमी, भाप, धुंध, ओस, पहाड़, बिहुड़े, भूगर्भ जल, वेटलैंड, झरने, नाले, नालियां, तालाब, सरोवर, नदियां और समंदर में रहती हूँ। ये मेरा परिवार है। आपके शरीर में, वनस्पति में, जीव मात्र में, निहित पानी में ही मैं हूँ। मैं मेहनतकश गरीबों के आंसू और उनके पसीने में नजर आती हूँ। मैं कई बार आपकी जगहों में आने के लिए मजबूर हूँ, काफी दिनों तक रहती भी हूँ और मानव जीवन के लिए नुकसान का बहुत बड़ा कारण भी बनती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जगह में अपने मन मुताबिक अपने स्वार्थ को लेकर घुसपैठ जो की है। कई मजबूर गरीब भी हैं। उनकी मजबूरी मैं समझती हूँ, मैं उनके साथ हूँ। बहुत ताकतवर जो मेरी जगह पर। क्या आपको लगता है कि ये धरती तुम्हारी ही है और उसे अपने मन मुताबिक बांट लिया है? ये आसमान भाग बटाई का बड़ा हिस्सा कुछ खास चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है। तुम्हारी सड़कें, रास्तों, घर, खेत के नीचे भी मेरा निवास है। एक विस्तृत भूजल है। आप तो मुझे बरसात के मौसम में भी वहां जाने से रोकते हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? आप लोगों ने अंदर ही अंदर स्त्री, पुरुष, धर्म, भाषा, जाति, देश, राज्य, शहर, गांव के नाम पर लोगों को बांट दिया है। एक तरफ तो तुम नदियों को माता कहते हो, तो दूसरी ओर स्त्रियों के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा है ये सभी जानते हैं। मुझे मालूम है ये काम कुछ खास प्रकार की मानसिकता वाले लोगों का ही है। तुम अपनी समझ के अनुसार हमारे परिवार, बरसाती पानी, नमी, भाप, धुंध, ओस, पहाड़, बिहड़, भूगर्भ जल, वेटलैंड, झरने, नाले, तालाब, सरोवर, नदियां और समंदर से मुझे जुदा कर दिया है। और अभी भी सरकारों की नीतिगत कोशिश निरंतर जारी है। तुमने मुझे प्रदूषित कर दिया, पीने लायक तक नहीं छोड़ा। विकास का सच्चा अर्थ भूलकर विकास यानी कि विनाश के नाम पर ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। तुमने तो विकास का नाम भी बदल दिया पृथ्वी पर, इसीलिए तुम और धरती पर तो सबसे आखिर में आए हो। फिर भी धरती के जीवन को नष्ट करने के काम में सब लग गए हैं। इसीलिए तुम्हारी नजर में कुदरत रूठ गई है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या करना है, इस धरती पर कैसे जीना है। मुझे पता है कि विकास का नाम मुट्ठी भर लोग कैश कर रहे हैं। उन्होंने भी मौजूदा विकास का मॉडल सब पर थोप दिया है। इसमें काफी हद तक आप भी सब शामिल हो। ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, शायद इसका पता किसी को नहीं है। अभी नहीं बोले तो नहीं चलेगा। चुप रहना अब मुमकिन नहीं। फिर भी तुम सब चुप हो। फिर मत कहना मैंने कहा नहीं था। आज पानी ने मुझसे ये कहा था। ये है पानी की कहानी, पानी की जुबानी। ये आज आप सब ने सुनी। सोचना इस पर कि अब आप क्या कर सकते हैं। ये बात आज आप तक पहुंची है। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून 2022 को ये पानी की कहानी आप तक पहुंची है। अब सोचिएगा क्या कर सकते हैं आप।
कुछ गलत बातें हिंदू मुसलमान, नात जात, स्त्री पुरुष असमानता, ये बातें हमारे दिलो दिमाग में इतने बड़े पैमाने पे छाई हुई है कि एक छोटी सी घटना पूरे समाज में आग लगा देती है। ये बातें तो शायद हम नहीं निकाल पाए, लेकिन जो सही बातें हैं वो भी लोगों के जहन में, लोगों के दिलों दिमाग में डालने में हम निष्फल रहे हैं। हम पर्यावरण की बात ज़रूर करते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिन, 2-3 दिसंबर को भोपाल डे, पृथ्वी दिन, पानी का दिन, मतलब अलग अलग प्रकार के दिन मनाते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये सारे दिन गंभीरता से हम नहीं मनाते। उस दिन को जो गंभीर बातें होनी चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे दिवाली, ईद या क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही ये बातें उस दिन हम कर छोड़ देते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि हर ऐसे दिन को हमको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हम कहाँ आके खड़े हैं। जो बातें गंभीर है वो लोगों के जहन तक क्यों नहीं पहुँची, उसका अफसोस हम जैसे लोगों को हमेशा सताया करता है, हम जैसे लोगों की नींद उड़ाया करता है। जैसे आप सोचो कि आपके आसपास का जो पर्यावरण है उसमें कितने बड़े पैमाने पे बदलाव हो चुके हैं। पर्यावरणीय कटोकटी का निर्माण पूरी दुनिया में हो चुका है। बारिश के दिन कम हो गए हैं, तापमान बढ़ रहा है, घर में एक्वागार्ड, आरओ या फिल्टर पानी का लगा हुआ है, पीने लायक पानी नहीं है, घर में दवाई ने अपनी जगह बना ली है। दवाई अपेक्षा ये थी कि दवाइयाँ घर में मेहमान बनकर आए। आज परिस्थिति ये है कि ये दवाई ने आधार कार्ड निकाल लिया है, वो हम जाते रहते हैं लेकिन दवाई घर में रहती है। अभी तो नए मकान जब खरीदे जाते हैं, वो फ्लैट हो, मैं पैसे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गरीब लोग तो फिल्टर या आरओ प्लांट लगा ही नहीं सकते और उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनके नए घर में वो जब जाकर बसते हैं उसके पहले फिल्टर प्लांट या आरओ या एक्वागार्ड लग जाता है। ये बात खुद दिखाती है कि कितने बड़े गंभीर परिस्थिति का निर्माण हम कर चुके हैं। आसपास अगर नज़र फैलाए शहर में, रिक्शा, स्कूटर या गाड़ी लेके निकले और आसपास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देखे, कैंसर हॉस्पिटलों का बढ़ना, किडनी के मुद्दों को लेकर जो सवाल पैदा हुए हैं, किडनी हॉस्पिटल, एक किडनी रिप्लेस करने की बात करना, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करना, हार्ट के प्रॉब्लम, कोलोन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके प्रॉब्लम, ये बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। और इस पैमाने पे बढ़े हैं कि ऐसा लगता है कि अगर जब बात करते हैं तो जब हम कहते हैं कि हाई बीपी, लो बीपी या डायबिटीज़ या फिर हार्ट की सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं या किडनी स्टोन की बात करते हैं, तो हम ऐसे बात करते हैं, अच्छा हमारे दोस्त को भी था, हमारी भाभी को था, हमारे भैया को था, हमारे फूफा को था, हमारे अंकल को था, मेरी मम्मी को था, मेरी पत्नी को था, मेरी बहन को था, मेरे भाई को था, मेरे पिता को था। उस जंग से हम बातें किया करते हैं, जैसे ये गंभीर नहीं है। अगर कोई बम्बई से अहमदाबाद की ओर जाता है और उसके बीच में आने वाली नदियों को अगर देखने की बात करें या सौराष्ट्र और कच्छ की नदियाँ भी देखने की बात करें, तो जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं, दमनगंगा लाल रंग की है वापी के पास, तापी की हालत बहुत ख़राब है, नर्मदा की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, महिसागर मरने के कगार पर है। महिसागर में जो सारोद के पास, जिसका वीडियो आपने देखा कि सारोद जो भरूच ज़िले में है, बड़ौदा से करीब 55.6 किलोमीटर के अंतर में है, वहाँ जो बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के उद्योगों का जहरीला केमिकल वाला एफ्लुएंट डाला जाता है, वो एफ्लुएंट जब अमास और पूनम की भर्ती के दौरान वापस डबका से भी आगे तक आता है। और उसको रोकने के लिए हमने चेक डैम के बारे में सोचा है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पानी ऊपर से नहीं, ज़मीन के नीचे से भी आ रहा है और बड़ौदा महिसागर का पानी पीता है। उससे आगे जाए तो साबरमती है, उसके अगर सौराष्ट्र में जाए तो जेतपुर के पास भादर नदी है। ये सारी नदियों इतने बड़े पैमाने पे प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर से अगर उसको देखो
तो वो लाल जो दिखती है या काली लाल दिखती है या पीली लाल दिखती है, उससे ही समझ में आता है कि ये नदी मर चुकी है, मरने के कगार पे है। और ये नदियों को हम माता कहकर बुलाते हैं, उसकी पूजा की बातें करते हैं और धर्म की बड़ी बातें करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पीने का पानी जो नदी में से आता है, उसको हम बिगाड़ चुके हैं और वो कलरिंग हो चुका है, दिखता है। दूसरी बात करें भूगर्भ जल, एक तो हमने रिचार्ज करने का कभी सोचा ही नहीं। बारिश जब होती है तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि बारिश का पानी हमारे घर में क्यों घुसता है, शॉपिंग सेंटर में क्यों जाता है, पानी सोसाइटी में क्यों भर जाता है, पूर क्यों आती है, नदी में से पूर क्यों आता है। ये सारे मुद्दे को हमने कभी ठीक से सोचा ही नहीं। भूगर्भ जल तक लाल हो चुका है, वो पीने के लायक नहीं रहा। अगर मैं आपको 2 रिसेंट रिपोर्ट बड़ौदा के नज़दीक की बताऊं, तो अगर लूना देख लीजिए, उसके बाद दुधवाड़ा देख लीजिए, तो उसका जो ग्राउंड वाटर है, उसका COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पोल्यूशन का लोड कितना उसमें है, उसको दिखाने का एक आँख है, एक पद्धति है जिसको COD से मापा जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो करीब 2000 के आसपास लूना के भूगर्भ जल में मिला है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की खुद की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है। अगर दुधवाड़ा, लूना यहाँ से करीब 20 किलोमीटर का कह सकते हैं, लूना के बाद और 15-20 किलोमीटर गए तो दुधवाड़ा गांव आता है, वहाँ का अगर पानी देखें, उसका भूगर्भ जल भी करीब 2000 COD के आसपास का है। अगर ये इसको पानी कहे, मैं मानता हूँ अगर 2000 COD का ग्राउंड वाटर है तो उसे पानी नहीं कह सकते हम, ये कहता है कि ज़मीन के अंदर से केमिकल बाहर आ रहा है। और ये परिस्थिति को ये कह सकते हैं कि ये नहीं बदल सके, ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर चुके हैं। दूसरी बात अगर कहे तो जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या सजीव खेती की जो बात करते हैं, आप सोचिए कि इसी इलाके में काफ़ी फार्मर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इसी बड़ौदा शहर को नींबू, कैरी, सब्जियाँ, चीकू, अलग अलग प्रकार के फल फलादी जो ऑर्गेनिक सजीव कह सकते हैं वैसे खिलाए हैं। अभी उनको वहाँ से हटने की नौबत आ गई है, क्योंकि वो जहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड जंतुनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़मीन से जो निकलने वाला पानी है वो प्रदूषित है। और ये जो फार्मर्स है वो मानते हैं कि हमको लोगों को सच बचाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो खुद मानने लगे हैं और उन्होंने खुद पहले से ही स्वीकार किया है कि अगर लाल पानी से खेती हो रही है तो भले हम केमिकल फर्टिलाइज़र, जंतुनाशक दवा का इस्तेमाल न करें, तो भी हम इस खेत पैदाश को सजीव या ऑर्गेनिक नहीं कह सकते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक करने की इच्छा रखे तो भी ऑर्गेनिक ना हो सके, उस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हम कर चुके हैं। दूसरी बात अगर हम कहें तो खाने में जहर, जो हम घर में खाना खाते हैं, जो सब्जियां लाते हैं, गेहूं, चावल या और जो चीज़ वस्तु हम खाते हैं, कभी हमने सोचा है उसमें उसके साथ क्या हुआ है। और जो दवाई हम खा रहे हैं, जो हॉस्पिटल हमारे आसपास बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, भरी हुई है, और हमारे आसपास जो लोग बीमार है या बार बार बीमार होते हैं या उनको अलग अलग प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ रहा है और ये आम बातें हो जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि मालूम पड़ेगा कि ये खाने में जहर जा चुका है। जंतुनाशक बड़े पैमाने पे देश में पैदा किए जाते हैं। एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि प्राकृतिक खेती करिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की हम बात करते हैं। अगर सही में सरकार चाहती है कि प्राकृतिक खेती हो तो उनको 2 बातें करनी पड़ेगी। एक बात यह है कि प्राकृतिक खेती करने की अगर गंभीर रूप से बात सरकार को नीतिगत रूप से कहनी, तो पहले तो उनको जंतुनाशक दवाइयाँ जो बनाने वाले, पेस्टिसाइड बनाने वाले जो फैक्ट्रियाँ है उसको बंद और फेज आउट करने की बात करनी पड़ेगी। उनको एक लिस्ट अनाउंस करने पड़ेगा कि हम ये जंतुनाशक है, जैसे एंडोसल्फान करके था, उसको सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में फेज आउट किया गया है, तो उनको खेती से निकालना होगा, उसका उत्पादन बंद करना होगा। अगर आप उसका उत्पादन बंद किए बिना प्राकृतिक खेती की बात करते हो तो आप लोगों को उल्लू बना रहे हो, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो या लोगों को मूर्ख समझ रहे हो। दूसरी बात उनको करनी पड़ेगी कि जो भूजल
और नदी प्रदूषित हो चुकी है उसको प्रदूषित होने से रोकना है, और वो जो प्रदूषित हुई नदियाँ या भूजल है उसको वापस मतलब प्रदूषण रहित करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ हम करने को तैयार नहीं है तो मुझे लगता है पर्यावरण की बात या प्राकृतिक खेती की बात सरकार को करने का अधिकार नहीं है। और लोगों को ये कहना चाहिए कि सरकारों को कि हम चाहते हैं कि आप कम से कम पर्यावरण दिन, पृथ्वी दिन, वाटर डे, रिवर डे, उस दिन चुप रहिए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो नीतियाँ है वो प्रदूषण फैलाने वाली है, प्रदूषण को सपोर्ट करने वाली है, वो पर्यावरण के सपोर्ट में नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम तो कम से कम जो भोपाल डे है, पर्यावरण दिन है, पृथ्वी दिन है, या रिवर डे है, या ऐसे बहुत सारे वेटलैंड से लेकर बहुत सारे अलग अलग दिन हैं, उस दिन हम जैसे लोग प्रायश्चित का काम करते हैं। और मुझे लग रहा है समाज के हर व्यक्ति को प्रायश्चित का काम करना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया कि जो परिस्थिति आपने वीडियो में देखी उसका निर्माण हुआ है, और ये रुक नहीं रही है, सिर्फ आप तक पहुंच रही है। तो एक तो ये क्यों हो रहा है उसके बारे में सोचिए, एक बात। दूसरी बात मैं चाहूँगा कि अपने घर में कम से कम उस दिन, मैंने बहुत सारे दिन की बात की, उस दिन बात कीजिए कि सही में हम आज से क्या करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे। और मैं अंतिम बात ये कहना अंतिम तो नहीं कहूँगा, तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हम ये कोशिश करें कि हम अगर लिख सकते हैं तो लिखें, अगर ये बात हम बहुत लोगों को पहुंचा सकते तो पहुंचाए। ऐसे काम करने वाले संगठनों अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, उनका जो रोज़ बरोज़ का काम 365 दिन होता है उसमें जोड़े, उसकी बातें लेकर जाए और कम से कम उस बात को लोगों तक पहुंचाए। जन जागृति का काम तो हम कर ही सकते हैं, और हमारे जो फैमिली है, कुटुंब है, या हमारी सोसाइटी है, या अगर हम अलग अलग फंक्शन में इकट्ठा होते हैं, वो आपका आजकल तो हैप्पी बर्थडे भी हो रहा है, शादी में इकट्ठा होते हैं, उसके सिवा बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, उसमें उस त्यौहार के दौरान ये गंभीर पैदा हुई परिस्थिति, अगर उसके बारे में बात कर सकते हैं तो बात करने की कोशिश करें। नहीं तो मुझे लग रहा है कि इस धरती पे शायद जीवन कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही दशकों के बाद नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो बहुत पीड़ादायक, बहुत कठिन होगा, न सह सके ऐसा होगा, न देख सके ऐसा होगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेंगी। जिंदाबाद।